नमस्ते बच्चों। लाख की चूड़ियाँ भाग 2। लाख की चूड़ियाँ भाग 1 में आपने पढ़ा कि बदलू नाम का एक व्यक्ति था जो लाख से बनी चूड़ियाँ बनाता था। वह लेखक को जब भी लेखक अपने मामा के गांव जाते थे तो वह लेखक को लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था, रंग बिरंगी गोलियां। और लाख की चूड़ियों के बदले वह लोगों को वस्तु विनिमय की। नमस्ते बच्चों। लाख की चूड़ियाँ भाग 2। लाख की चूड़ियाँ भाग 1 में आपने पढ़ा कि बदलू नाम का एक व्यक्ति था जो मनिहार था। यह उसका पैतृक पेशा था, चूड़ी बनाना। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। वह उस गांव में लगभग सभी स्त्रियां बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियां ही पहनती थीं। यहाँ तक कि आसपास के गांव की स्त्रियां भी बदलू के द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियां पहनती थीं। बदलू उन लाख की चूड़ियों को वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के लेने के बदले दूसरी वस्तु। तो बदलू उन चूड़ियों के बदले लोगों से अनाज लिया करता था। लेकिन जब भी कोई गांव में शादी विवाह होता था तो सुहाग के जोड़े के बदले में बदलू बहुत सारे पैसे, कपड़े आदि लिया करता था। तो प्रारंभ करते हैं लाख की चूड़ियां भाग 2। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू क्या है? कांच की चूड़ियों से बहुत ही चिढ़ मतलब होता है नफरत। चिढ़ का अर्थ है नफरत। बदलू कांच की चूड़ियों से बहुत ज्यादा ही नफरत करता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना देता। कुढ़ जाना मतलब गुस्सा करना, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा। यदि बदलू किसी भी गांव की स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां देख लेता तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और 2-4 बातें उनको सुना देना कि कांच की चूड़ियां कमजोर होती हैं, चुभ सकती है टूटने पर। इस तरह की बातें वह उनको सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। लेखक कह रहे हैं जब भी मैं उसके पास जाता तो वो उससे घंटों बातें करते। और क्या करते? कभी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी घर में कौन कौन है, कभी शहर के जीवन के बारे में कि शहर में लोग कैसे रहते हैं। इस तरह की बातें वो पूछा करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। जब भी मैं उससे बोलता कि गांव में ही बस लाख की चूड़ियां पहनते हैं, शहर में तो सभी लोग क्या है, कांच की ही चूड़ियां पहनते हैं, तो वो कहता कि शहर की बात और है लल्ला। लल्ला मतलब बेटा शहर में अलग ही रीति रिवाज है, इसलिए सब कुछ वहां पे हो सकता है। यानी कि वहां लोग कांच की भी चूड़ियां पहन सकते हैं। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहनने तो मोच ना आ जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि वहां तो औरतें मर्द मतलब होता है अपने पति का। गांव में क्या है, अभी भी क्या है, पर्दा प्रथा है। वहां पर औरतें अपने पति से सामने से बात नहीं करती हैं। यदि कोई पराये पुरुष को देखती हैं तो घूंघट कर लेती हैं। लेकिन शहर में ऐसा रीति रिवाज नहीं है। शहर में कोई पर्दा प्रथा नहीं है, सभी लोग बाहर निकलते हैं। गांव में जबकि औरतें घरों के अंदर रहती हैं, अंदर के काम करती हैं।
कह रहा है कि शहर की बात और है। शहर में पत्नी अपने पति का हाथ पकड़कर निकलती हैं और उनकी कलाइयाँ मतलब हाथ बहुत ही नाजुक होते हैं। जैसे गांव में क्या होता है कि औरतें बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, आटा पीसना, सारे काम घर के करना, लेकिन और शहर में क्या है, नौकर काम करते हैं। औरतें बहुत कम काम करती हैं, बहुत जो अमीर लोग होते हैं। तो कह रहे हैं कि उनकी कलाइयाँ, जो उनके हाथ होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच आ जाएंगी, यानी कि मोच आना मतलब उनके हाथों में दर्द हो जाएगा, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ जो है मोटी मोटी होती हैं, भारी होती हैं। कह रहे अगर वो लोग लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथ में दर्द होने लगेगा, इसलिए वो लोग लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। अपना गुस्सा उसने व्यतीत किया। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता। खातिर मतलब कि यहाँ पे खातिर का मतलब है देखभाल। जब भी लेखक क्या है, बदलू के घर जाते तो वो देखभाल, उनकी अच्छी देखभाल क्या करते थे। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। जब भी लेखक बदलू के घर जाते तो वो क्या करते, खातिरदारी करते, उनका मेहमान नवाजी करना। मेहमान नवाजी मतलब उनको पानी देना, खाना देना, उनकी अच्छी खातिरदारी करना, उनकी अच्छी देखभाल करना। यानी कि गाय, जब उनके यहाँ गाय दूध देती तो उसकी मलाई बचाकर लेखक को खिलाना। आम के सीजन में जब लेखक जाते तो उनको डेली ही, रोज ही 2-4 आम खाने को दिया करते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वहां मुझे जाना अच्छा लगता था, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। कह रहे हैं कि लेकिन ये सारी चीज़ें तो मुझे अच्छी लगती है। अपने मामा के घर जाता तो वहाँ पे भी मुझे आम सब खाने को मिलता, लेकिन बदलू के घर जाता तो इसलिए मुझे अच्छा लगता कि वो जब भी मैं जाता, लगभग डेली वो 1-2 रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर मुझे अवश्य ही देते। जो मैं शहर लेके आता तो शहर में सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। बहुधा का अर्थ है लगभग हर साल ही अपने मामा के यहाँ जाया करता था। 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। वहाँ जाता 1 महीने, 1.5 महीने, 1-आध महीने, कभी 1 महीने, कभी 15 दिन, कभी 1.5 महीने, इस तरह जाता। और जब भी स्कूल खुलता, गर्मी के होते ही है, गर्मियों की छुट्टी, समर वैकेशन, तो उस टाइम जाता अपने मामा के घर लेखक और वहाँ रहता। और जैसे स्कूल खुलने वाला होता वह वापस अपने घर आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। कह रहे हैं कि मुझे याद है कि लगभग 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया। तभी मेरे पिताजी का क्या हुआ, बदली मीन्स शहर में से दूर कहीं, बदली मतलब ट्रांसफर, तबादला हो गया। एक जगह से पोस्टिंग दूसरे जगह हो गई। एक लंबी अवधि मतलब होता है समय। एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका, क्योंकि पापा का घर बहुत दूर था, पापा का जो ट्रांसफर हुआ था बहुत दूर हुआ था, इसलिए मैं अपने मामा के यहाँ अब नहीं जा सकता था। बहुत दिन हो गए मामा के गांव गए। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि छोटे बच्चे ही कंचे से खेलते हैं, गोलियों से खेलते हैं। लेखक 8-10 साल के बाद अपने मामा के घर गया, यानी कि कॉलेज में पढ़ने लगा होगा या स्कूल 10th-12th में पढ़ने लगा, तो उसको अब कंचे में
यानी कि लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। कह रहा है कि मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि मेरा अब कोई रुचि इंटरेस्ट नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। पहले तो जैसे ही मामा के गांव जाते तुरंत बदलू के गांव घर चला जाते और वहां से लाख की गोलियां लेते। लेकिन इस बार जब लेखक गए हैं अपने मामा के घर तो काफी बड़े हो चुके हैं, 8-10 साल के बाद गए हैं। तो अब उन्हें बदलू का, क्योंकि अब लाख की गोलियों का उनमें कोई रुचि नहीं थी, इसलिए कह रहे हैं कि मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। अब देख रहे हैं कि पहले जब छोटा था तो सभी लोग लाख की चूड़ियां पहनते थे, अब यहाँ पर गांव में भी, पहले शहरों में ही केवल पहनते थे कांच की चूड़ियां, अब गांव में भी लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। बिरले ही मतलब एक या दो लोगों के, मतलब कुछ ही लोगों के या फिर कुछ ही लोगों के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। सहसा का अर्थ है अचानक। अचानक ही लेखक को, जैसे ही उसने एक दो लोगों के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी तो अचानक से ही उसको बदलू का ध्यान आया कि बदलू था, मैं बचपन में बदलू काका से लाख की गोलियां बनवा के शहर ले जाया करता था। तो फिर क्या हुआ, उसे अचानक से ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की, अब कैसे ध्यान आए हैं देखते हैं। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गईं और उससे खून बहने लगा। कह रहे हैं कि कैसे ध्यान आया, बरसात का समय था, गर्मी के बाद बरसात ही आता है, तो कह रहे बरसात का समय था और मेरे मामा जी की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में स्लिप कर गई, फिसल गई मतलब स्लिप कर गई और गिर गई और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियां थी वो टूट गई और उसके कलाई में, हाथों में घुस गई, चुभ गई। घुसना मतलब चुभ जाना, चुभ गई, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा, बहुत सारा खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे और जब मामा की लड़की, छोटी लड़की गिरी आंगन में तब उसके मामा घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी मतलब बैंडेज, दवाई लगानी पड़ी। मरहम मीन्स होता है दवाई। मरहम का अर्थ है दवाई। तो कह रहे हैं कि मुझे मामा नहीं थे तो इसलिए मुझे ही दवाई लगानी पड़ी, उसको बैंडेज करना पड़ा। अतः शाम को तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं और तभी अचानक से लेखक को बदलू का ध्यान हो आया और वो सोचे कि शाम को क्यों ना हम जाकर बदलू से मिलकर आते हैं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया और शाम हुई तो टहलते टहलते, घूमते घूमते अतः टहलते टहलते लेखक बदलू के घर गए। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। कह रहे हैं कि बदलू वही चबूतरा मीन्स क्या होता है, चार तरफ से घिरा, जिस पर बैठकर वो क्या करता था, नीम का पेड़ था उसके आंगन में, नीम के पेड़ के नीचे ही बैठकर बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियां बनाया करता था। आज वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर क्या कर रहा है, एक खाट पर लेटा हुआ। खाट में इस चारपाई, खाट का अर्थ है चारपाई, उसी चारपाई पर बदलू लेटा हुआ है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने क्या कहा, जैसे ही बदलू को देखा तुरंत बोला बदलू काका नमस्ते, क्योंकि बदलू को बदलू काका, सारे बच्चे बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी उसको बदलू काका ही कहा करते थे। तो उसको देखते ही बोला नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया,
उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। वो लेटा हुआ था। जैसे ही लेखक ने नमस्ते बदलू का कहा वैसे ही बदलू ने कहा नमस्ते भैया। क्योंकि लेखक अब बड़ा हो चुका है इसलिए वो पहचान नहीं पा रहा है। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पे यानी चारपाई पर से उठकर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता मतलब देखता रहा, लेखक को देखता रहा, देखते रहना, देखते रहना। कह रहे हैं कि लेखक को बदलू पहचान नहीं पाया क्योंकि 8-10 साल के बाद देखा तो लेखक बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए उसको ध्यान से देखते रह रहे हैं कि कौन है, मैं इसे तो पहचान ही नहीं पा रहा हूं। पहचानने की कोशिश कर रहा है। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। वो कहा कि मैं जनार्दन हूं, मेरा नाम जनार्दन है। मैं छोटा था तो आपके पास से लाख की गोलियां बनवाकर ले जाया करता था। अब याद आया? बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। बदलू फिर भी चुप रहे, उसको याद नहीं आ रहा है और अपनी स्मृति पटल मतलब होता है, स्मृति मीन्स होता है यादों पर, पुरानी यादों पर क्या कर रहा है, चित्र की कौन है ऐसा करके वो याद कर रहा है पुरानी बातों को। और अचानक से उसको याद आता है, अचानक से, और बोल पड़ता है, आओ लल्ला आओ, बैठो। तुरंत उसको ध्यान आ जाता है, याद करता है कि कौन गोलियां बनवा के ले जाता था, याद आता है और तुरंत ही बोलता है, लल्ला आओ बैठो, बहुत दिन के बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक चारपाई पे बैठते हैं और उत्तर देते हैं कि हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद गांव आया हूँ। कुछ देर फिर शांति रही। मैं इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्ठी। कुछ देर दोनों ही चुपचाप रहे, लेखक और बदलू काका। मैंने इधर उधर दृष्टि मतलब होता है नजर, मतलब इधर उधर देखना। इधर उधर लेखक देखते हैं और देखते क्या है कि ना वहां पे कोई मचिया है और ना ही कोई भट्ठी है। मचिया मतलब का एक स्टूल रखा रहता था जिस पर बदलू बैठकर क्या करता था, लाख की चूड़ियां बनाता था। ना वहां पे कोई मचिया है, ना भट्टी जिसमें लाख को गर्म करके पिघला करके लाख की चूड़ियां बनाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक पूछता है कि आजकल आप चूड़ियों बनाने का काम बंद कर दिए हैं क्या? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। कहते हैं नहीं बेटा, आजकल नहीं, बहुत दिनों से, कई साल से मैंने काम बंद कर दिया है, क्योंकि अब मेरी बनाई हुई चूड़ियां, लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पहनता है, कोई खरीदता नहीं है। जब क्या होता है कि कोई सामान मार्केट में क्या होता है, जब भी कोई सामान कोई खरीदता है तब भी मार्केट में आता है। अगर मार्केट में कोई सामान बिक्री हो रहा है, कोई उसको परचेज खरीदे ही ना, तो मार्केट में वो सामान धीरे धीरे आना बंद हो जाता है। उसी तरह से जब लाख की चूड़ियों को कोई खरीद ही नहीं रहा था, सभी औरतें क्या कर रही थी, कांच की चूड़ियां पहनना प्रारंभ कर दी थी। इसलिए लाख की चूड़ियां धीरे धीरे बनाना बदलू ने बंद कर दिया था। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी कि गांव में सभी लोग, प्रचार मतलब सब लोग फैल गया है कि सब स्त्रियां अब गांव में भी कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, यह मशीन युग है, यानी कि मशीन से बनी कांच की चूड़ियां अब सब लोग पहनने लगे हैं। तो हाथ के द्वारा लाख की बनाई हुई चूड़ियां अब कोई नहीं पहनता। आजकल सब काम मशीन से होता है।
मशीन से क्या होता है कि जल्दी से काम भी हो जाता है, कम पैसे में हो जाता है। तो सभी लोग चाहते हैं कि कम पैसे में जब काम हो जा रहा है तो हम किसी चीज का ज्यादा पैसा क्यों दें। मशीनी युग ने कितने ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आजकल देखा आपने कि बहुत सारे लोग को काम नहीं मिल रहा है क्योंकि मशीनी युग आ गया है। एक मशीन हजारों लोग का, 10 लोगों का काम कर रहा है। तो इसलिए खेत भी मशीन से जोतते जाते हैं। पहले खेत क्या होता था, बैल लगते थे, लोग बैलों से जुताई होती थी। आजकल क्या है, फटाफट 10 मिनट में खेत को भी जोत देते हैं ट्रैक्टर के। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। मशीन से क्या होती है, फिनिशिंग भी आती है, बहुत सुंदर लगता है, पतली पतली लाख की मोटी चूड़ियां रहती हैं। क्योंकि हाथ से क्या होता, उतनी फिनिशिंग नहीं आ पा रही है। तो कह रहे हैं कि कांच की चूड़ियां बहुत सुंदर होती हैं, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। और लाख की चूड़ियां अब लोग कोई भी नहीं पहनता। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। लेखक बोलते हैं कांच बड़ा, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही देखा था दोपहर में ही कि उनकी बहन को, उनके मामा की लड़की को कांच चुभ चुका था। इसलिए बोले कांच तो बहुत ही खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, कह रहे बहुत जल्दी, थोड़ा सा भी गिरते हैं तो टूट जाता है, कहीं भी लगता है तो टूट जाता है, बहुत ही कमजोर होता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। कहता, हाँ लल्ला, कांच तो बहुत नाजुक होता है। और वो खांसने लगा बदलू, और बहुत देर तक खांसते रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक कहता है कि मुझे ऐसा लगा क्योंकि बहुत देर तक खांस रहा था, तो मैंने सोचा कहीं उसे दमे की बीमारी तो नहीं है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था मतलब उसकी उम्र हो गई थी और वह धीरे धीरे बहुत बूढ़ा दिखाई देने लगा था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी कि उसके स्किन सिकुड़ गई थी। जब हाथ सिकुड़ गए थे, हाथ की जो चमड़ी होती है वो भी सब सिकुड़ गई थी, अब नसें दिखाई दे रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। कह रहे हैं कि जाने, उसे जैसे ही लेखक सोच रहा है कि कहीं इसे दमा तो नहीं है, तो वो समझ गया कि ये इसी के बारे में सोच रहा है। हाँ, कि कहीं इसे दमा तो नहीं है। फसली खांसी है। फसली मतलब मौसम के अनुसार, मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम होता है। तो कह रहा नहीं नहीं, मुझे दमा नहीं है, मुझे ऐसे ही मौसम बदल रहा है इसलिए खांसी हो गई बरसात के कारण। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे दमा नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल सी खांसी हो रही है, 1-2 महीने से हो रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, यानी कि हमेशा होती रहती है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर की कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। व्यथा, व्यथा मतलब उसके अंदर बहुत बड़ा कोई दुख छुपा हुआ है। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत बहुत ज्यादा उसके अंदर दुख है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए। हाथ काट देना मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि मशीन आई और सबके हाथ काट दी, ऐसा नहीं। कितने लोग बेरोजगार हो गए मशीन के आ जाने से, कितने ही लोग बेरोजगार हो गए। जैसे पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई डेटा है, उसको कलेक्शन करने में या तो बहुत सारे लोग लगते थे। अब मशीन आ जाने से क्या हो रहा है कि कंप्यूटर आ गया तो फटाफट कंप्यूटर कर दिया वो काम। जैसे रिजर्वेशन होता था रेलवे में, रिजर्वेशन पहले लोग हाथ से मैनुअली किया करते थे तो बहुत टाइम लगता था, घंटों, और बहुत सारे लोग भी लगते थे, बहुत सारा समय भी लगता था। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आ गया तुरंत ही फटाफट काम हो जाता है। और आजकल तो इतनी सुविधा हो गई कि हम घर बैठे बैठे भी जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे भी रिजर्वेशन कर लेते हैं, ना कहीं जाने की किसी आदमी की जरूरत है। बैंक है, बैंक में ट्रांजैक्शन हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। पहले बैंक में लंबी लाइन लगी रहती थी, अब हर जगह, इसीलिए वैकेंसी भी कम हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग, कंप्यूटर आ गया है, मशीनें आ गई हैं, इसलिए बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। पहले हाथ से बने कपड़े होते थे, अब मशीन आ गई। पहले सूती कपड़े जो होते थे
खादी के, वो घर पे हाथ से बनाए जाते थे। लेकिन आजकल वो मोटे होते थे, लेकिन जैसे ही मशीन आ गया एकदम महीन बारीक कपड़े आने लगे तो लोग उसे ज़्यादा पसंद करने लगे। खादी के कपड़े हाथ से बनते थे इसलिए वो बहुत महंगे मिलते थे, तो लोग हाथ से बने हुए कपड़े छोड़कर मशीन से बने हुए कपड़े पहनने लगे। तो मशीनों ने बहुत लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर दोनों ही बदलू और लेखक चुप हो गए। आम की फसल अब कैसी है काका? अब चुप है। तो लेखक का बात को पलट देते हैं और कहते हैं कि आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। बात को बदलते हुए, टॉपिक चेंज करते हुए लेखक ने कहा कि आम की फसल, क्योंकि लेखक जब भी चाहते थे तो बदलू उसको लेखक को आम खिलाता था। बोलते हैं आम कैसा है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहलहाकर उत्तर दिया। लहलहाकर मतलब बहुत खुश होकर कह रहे हैं कि आम बहुत अच्छा है, कि फसल अच्छी हुई है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जू, लल्ला के लिए आम तो ले आ। और उसकी बेटी अंदर है घर में जिसका नाम रज्जू है, उसको आवाज देते हुए कहते हैं रज्जू, लल्ला के लिए आम ले आओ, बेटा आया है उसको आम लाओ। फिर मेरी ओर मुखातिब मतलब मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मुखातिब फेस टू फेस एक दूसरे की तरफ देखते हुए, पहले उधर पीछे देखे कहे रज्जो, घर की तरफ देखते हैं और आवाज देते हैं कि रज्जो लल्ला के लिए आम ले आओ। फिर लेखक की तरफ चेहरा करके बोलते हैं कि माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें आम खाने के लिए पूछा ही नहीं। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। कह रहे नहीं काका, मुझे आम नहीं खाना, आम तो इस साल मैं बहुत खाया हूँ मामा के घर। वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? अच्छा, तुम हर बार पहले छोटे थे तो आते थे तो मैं जरूर आम खिलाता था, और इस बार बिना आम खिलाए जाने दूंगा? ऐसा नहीं होगा, मैं आम खिला के ही भेजूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। कह रहा है कि मुझे पुरानी बातें याद आ गई। जब भी बदलू काका के घर जाता तो वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय तो ठीक है, आम के बारे में पूछ लिया, गाय के बारे में पूछते हैं। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? कह रहे हैं कि गाय जो थी उसको मैंने बेच दिया है। क्यों? क्योंकि अब घर में पैसे नहीं है, बेरोजगार हो गया है। कह रहे हैं कि अब कहाँ से उसको खिलाऊं, क्योंकि घर में अपने खाने के लिए ही तंगी है। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। डलिया मतलब टोकरी। एक टोकरी में, एक बास्केट में उसकी बेटी जो है वो ढेर सारे मतलब खूब सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। कह रहे ये तो बहुत ज्यादा है, इतने में कहाँ खा पाऊंगा? वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुना आम एक बकत में खा जाता था। कह रहे वाह, शहरी हो ना, शहर में लोग कम खाते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र मतलब होता है उम्र, एज, जब मैं तुम्हारी एज का था, छोटा था, तो इससे 4 गुना, चौगुना मीन्स 4 गुना आम एक बकत मतलब एक समय में ही इसके 4 गुना आम खा जाया करता था। वह हंसते हुए बोलता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था, छोटा था, तो एक समय में ही इससे ज्यादा आम, 4 गुना आम खा लेता था, और तुम लोग शहर के लोग कुछ खाते ही नहीं हो आजकल। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया कि आपके समय में जैसे क्या होता है कि हम अपने घर में
पिताजी बोलते हैं कि हमारे टाइम में, हमारे समय में पढ़ाई कुछ और थी, हम लोग को अभी तक याद है, तुम्हारे समय में पढ़ाई ऐसी हो गई है, तो हम लोग इतना खाते थे, ये खाते थे, इस तरह की बातें हमारे पिताजी दादाजी जरूर करते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि आपके समय में कुछ और था, लेखक बोलते हैं। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। अपनी बेटी रज्जो से बोलते हैं कि अच्छा बेटी, इसको बच्चे को 4-5 अच्छे अच्छे आम, सिंदूरी आम क्या है? आम की एक वैरायटी है। आम के तरह तरह के वैरायटी होती है, जैसे लंगड़ा आम, देसी आम, दशहरी आम, सिंदूरी आम, गवरजीत, ये आम के नस्ल के नाम हैं। तो कह रहे हैं सिंदूरी आम। आपने देखा होगा सिंदूरी आम जो होता है उसमें ऊपर जो है थोड़ा रेडिश रहता है, लाल लाल रहता है, उसको बोलते हैं सिंदूरी आम। तो कहते हैं कि सिंदूरी आम देना, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी आम होता है, बहुत ही मीठा स्वादिष्ट होता है। तो कह रहे हैं कि बच्चे को 5-6 आम अच्छे अच्छे दे दो इसमें से। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, मतलब ये इसी साल पहली फसल निकली है, तो देखो बेटा इसको खाकर कैसा लग रहा है। रज्जो ने 4-5 आम अजली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अजली मतलब होता है दोनों हाथ को फोल्ड ऐसे मिला करके उसके अंदर जितने आम भरे उसमें रख के उसने दे दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। एक क्षण के लिए, क्षण मीन्स पल। जैसे ही मैंने आम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, आगे किया, तुरंत ही एक पल के लिए मेरे आंखें रुक गई उसके हाथों पे। ठिठक जाना मतलब रुक जाना, रुक गई। कह रहे हैं मेरी दृष्टि जो है एक पल के लिए उसके हाथों पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फबना मीन्स क्या होता है? सुंदर लग रही थी। उसकी रज्जो के हाथ गोरे गोरे से पतले पतले बहुत ही, और उसने लाख की चूड़ियां पहन रखी थी तो बहुत ही फब रही थी, मतलब सुंदर लग रही थी। सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। और जैसे ही मैं उस पे रुक गया, हाथ बढ़ाया आम लेने के लिए और रुक गया, तो बदलू ने मेरी आंखों को देख लिया और बोला कि यही जोड़ा मैंने अंतिम जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। जो गांव के जमींदार थे उनकी बेटी का विवाह था, तो यही चूड़ी मैंने बनाई थी। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। वो मुझे केवल पैसे दे रहे थे ना, कपड़े कुछ नहीं। क्योंकि बदलू क्या करता था, जब गांव में किसी का सुहाग का जोड़ा बनाता था तो बहुत सारे कपड़े लेता था, बहुत सारे पैसे लेता था, अपनी पगड़ी लेता था, अपनी पत्नी के लिए कपड़े, बच्चों के लिए अब अनाज लेता था। लेकिन जमींदार उसको केवल 10 आने दे रहा था, इसलिए उसने उसको देने से मना कर दिया। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ, जाओ शहर, और शहर में सस्ता मिलेगा, वहां से लेकर आ जाना। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। पश्चात मतलब बाद में। और मैंने आम खाया और आम खाने के थोड़ी देर बाद मैं वहां से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं माना, क्योंकि उसका हार मानना मतलब उसका बेरोजगार छिन गया था, उसकी गाय बिक गई थी। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं इस तरह की परेशानियों से। हार्ट अटैक आ जाता है, आत्महत्या कर ले। लेकिन बदलू क्या, उसका सब कुछ छिन गया था, फिर भी वो हार नहीं माना था। उसके अंदर उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। हार मानकर भी मतलब उसका हौसला जो है, हिम्मत जो है अभी भी बरकरार है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन बदलू ऐसा, उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, व्यक्तित्व मतलब उसका बिहेवियर चेंज होता है, व्यवहार चेंज हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, किसी पे चिड़चिड़ाहट हो जाती है। लेकिन बदलू में कोई भी बदलाव नहीं आया था।
तो इस पाठ में आपने देखा कि मशीनी युग के आ जाने से कितने ही लोग बेरोजगार हो जाते हैं और शहर के वातावरण से गांव में कितना ही प्रभाव पड़ता है। तो आपने इस पाठ में दो चीजें पढ़ी, वस्तु विनिमय में मुख्य जो चीजें हैं, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। पहले चीजें क्या होती थी? पहले के समय में चीजें जो होती थी वस्तु विनिमय के द्वारा आपस में ली जाती थी। जिसके पास जो चीजें नहीं रहती थी उसके बदले उसे वो चीज दे दिया जाता था। दूसरी चीज आपने इस पाठ में पढ़ी कि मशीनी युग के आ जाने से कितने ही सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं और कितना ही परिवर्तन हो जाता है। शहरीकरण का प्रभाव जो है धीरे धीरे आजकल गांव पर भी पूरी तरह से पड़ता जा रहा है। ये सारी चीजें आपने इस पाठ में पढ़ी। धन्यवाद। अब प्रश्न अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। कहानी से। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक जो है अपने मामा के घर बहुत ही खुशी से क्यों जाते थे? क्योंकि बदलू उनको लाख की गोलियां बनाकर देता था। जो शहर में लेके आते थे तो सभी बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते थे, देखकर खुश होते थे। बदलू को बदलू मामा कहकर बदलू काका, क्योंकि उसके मामा के गांव में सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसको बदलू काका कहता था। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना वस्तु विनिमय होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? लेकिन आजकल क्या है कि हम एक वस्तु के बदले क्या करते हैं? पैसे देते हैं, जबकि पहले अनाज या कोई वस्तु दी जाती थी। तो यही है आज की प्रचलित पद्धति। हम एक वस्तु के बदले क्या करते हैं? पैसे देते हैं, ना कि कोई वस्तु देते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने मशीनों के आ जाने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। इस दुख को इस पंक्ति में व्यक्त किया गया है। बहुत सारे ही लोग आपने देखा होगा कि बेरोजगार होते जा रहे हैं मशीनों के आ जाने से। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रही? बदलू के मन में क्या था? कौन सा दुख था? कि मशीनी युग से आ जाने से कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसका जो पैतृक पेशा था वो उससे छिन गया था। ये सारी बातें थी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के आ जाने से उसका जो था लाख की चूड़ियां बनाने का काम बंद हो गया, उसकी गाय बिक गई। अब वो बहुत जल्दी ही अपनी उम्र से पहले ही वो बहुत जल्दी ही चिंता के कारण बूढ़ा हो गया था। कहानी से आगे देखते हैं। आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा। आप मेले में जाते होंगे, मेला मतलब फेयर में जाते हैं, बाजार में मार्केट में जाते हैं तो हाथ से बनी चीजें भी देखते हैं, हस्तनिर्मित हाथ से। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा है। आप भी कुछ भी देखते होंगे तो सोचते हैं, जैसे हम कुम्हार को देखते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है, तो एक बार हमारा भी मन करता है काश हम भी वो चाक चलाएं और कुछ मिट्टी के पॉट बनाएं। हमें जितना आसान दिखता है वो उतना आसान होता नहीं है, लेकिन एक बार हमारा मन अवश्य करता है कि उस चाक को चलाएं और मिट्टी का कुछ बर्तन बनाएं। आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया तो उसके विषय में लिखिए। तो आपको जो मन क्या हो, लगभग सभी जब भी मिट्टी के देखते होंगे बर्तन बनाते, एक बार जरूर से दिमाग में आता होगा काश हम भी बना पाते। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में किन किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों से अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? तो लाख की चूड़ियां भारत में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों में होती हैं। और लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, गोलियां ये सब बनते हैं।